रामलीला मैदान में एसएससी की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए प्रदर्शन चल रहा है और सब पर बात करने के लिए मेरे साथ अध्यापक हैं आरती मैम। आप टीचर हैं, आज आप प्रोटेस्ट में यहाँ शामिल हुई हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों आप यहाँ आई हैं? हमारे मुद्दे सर एसएससी रिफॉर्म तो आपका काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब एक तरह से फैला दिया गया है, बट लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो चाहे टीचिंग के हैं, वो चाहे किसी पुलिस एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, इन सब के लिए हमें एक फेयर एग्जाम कमेटी चाहिए जिससे ताकि बच्चा जब तैयारी करे तो उसको पूरे साल तैयारी करने के बाद में ये खुद के अंदर बिलीफ होगी मैं तैयारी कर रहा हूँ ना तो मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे पीछे लोगों की टीम बैठी है जो फेयर एग्जाम करा के ही रहेगी। अगर बच्चा आप वैकेंसी निकाल दो एक साल, लेकिन 1 लाख वैकेंसी निकालने के बाद में भी आपने पूरे साल बच्चे ने तैयारी करी है, हमने उसको पूरे साल पढ़ाया है, लेकिन जब वो बच्चा पेपर में देने जाता है तो उसको पता लगता है कि ये एग्जाम लीक हो गया था, ये पेपर हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया है, वो 700-800 किलोमीटर दूर पेपर देने गया है, फिर पता लग रहा पेपर कैंसिल हो गया। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चे को मेंटली बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। बच्चा बहुत परेशान होता है, बच्चा हमसे खुद कहता है कि मैम हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमारे साथ में ये सब चीजें होती रही। पूरा साल बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके बाद में उसको पता लग रहा है कि भैया पेपर जो है कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। तो जब तक फेयर एग्जाम कमेटी नहीं बनेगी सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये चीज नहीं रुकने वाली है किसी भी कीमत पर, क्योंकि सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है। अभी एडिक्यूटी को हम बोल रहे हैं कि एडिक्यूटी चेंज कर दो, फिर टीसीएस आएगा, फिर कोई और आएगा। कंपनीज में लोग तो होते ही हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने लालच के लिए बैठे हैं। तो जब तक हमें सरकार की तरफ से ये एक पूरा का पूरा वो नहीं मिलेगा कि भाई फेयर एग्जाम कमेटी ये है, अब आपकी ये कंपनीज को डील करेगी, तब तक बच्चे को सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। मैम आप बार बार कह रही हैं कि फेयर एग्जाम, तो अभी तक का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो फेयर नहीं है? नहीं, किसी भी कीमत पे फेयर नहीं है। मैं तो किसी भी कंपनी को ये नहीं बोलूंगी, बस ये है कि एक कंपनी दूसरे से थोड़ी सी अच्छी है तो थोड़ी सी अच्छी होने से ये नहीं है कि 10 बच्चों का एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया है तो एक्स्ट्रा सिलेक्शन होने से जो बाकी 50 बच्चों के साथ में चीजें गलत हुई हैं उसको हम दबा देंगे, ये नहीं हो सकता है। एक कंपनी दूसरे से थोड़ी सी बेटर है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से या 100% सही नहीं कह सकते हैं। हमको एक फेयर एग्जाम कमेटी ही चाहिए। और अब से 6 या 7 महीने पहले मैंने यूट्यूब पर इकलौती ऐसी टीचर थी जिसने इस चीज के बारे में डिमांड की थी, बट जब इसने इस मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की, सबको लगा फेयर एग्जाम कमेटी जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। लेकिन जब तक ये फेयर एग्जाम कमेटी नहीं बनेगी तब तक ये कंपनीज ऐसे ही पेपर लीक कराती रहेंगी, ये सिस्टम ऐसे ही खराब चलता रहेगा। तो इस चीज में सुधार लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुधार सरकार ला सकती है। सरकार तो क्या सरकार में विल है ये सब सुधार करने के लिए? क्योंकि आंदोलन और छात्रों का प्रदर्शन तो पहले भी होता रहा है। देखो, सरकार के अंदर किस चीज का सुधार लाने का बिल है, सुधार की हमें जरूरत है ही। और अगर सुधार नहीं आएगा, सरकार किस लिए बनी है? कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है वो किस लिए काम करती है? सुधार के लिए, कि जो पुरानी चीजें हैं हम उनको एक तरह से हाईलाइट करें और हाईलाइट करके और उनको बताएं कि ये चीज गलत है तो उसको सुधार किया जाए, है ना। उसमें बिल है या नहीं है कोई ऐसा, या हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, नहीं है तो बना दो, खत्म बात। अगर ऐसा कोई हमारे पास नियम है नहीं ना तो बना दो ना फेयर एग्जाम कमेटी। फेयर एग्जाम कमेटी नहीं होगी तो बच्चे को बिलीफ कैसे आएगा? बच्चा तो ऐसे ही लगा ही पड़ा है ना, बच्चा तो तैयारी करे ही जा रहा है। और जब तक बच्चा ऐसे तैयारी करता रहेगा वो अंधाधुंध, आप ये सोचो ना कि किसी के घर में अगर 15,000 10,000 रुपए नौकरी, ग्रुप डी का पेपर होता है रेलवे में, उसमें 10,000 15,000 रुपए उसके घर में उसके महीने की इनकम है, उसमें वो बच्चा हमें 200-400 रुपया देके हमसे वो बेचारा पूरा साल पढ़ता है। उसके बाद में भी फिर क्या होता है कि नहीं मैडम मेरा तो पेपर होगा ही नहीं, मेरा पेपर तो ऐसे कैसे हो जाएगा? पेपर अगर हुआ तो वहां पर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, उसका माउस काम नहीं कर रहा है, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। एएलपी में साइको टेस्ट होता है एक आपका, जो बिल्कुल लास्ट में होता है, जो फाइनल बिल्कुल आपकी एक तरह से टर्म होता है उसका, उसके बाद नौकरी लगनी पक्की होती है। वहां बच्चे गए, बच्चे बोल रहे हैं मैडम हमारा तो स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया है। अब उसको किसी ने कवर नहीं किया क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पर सब लोग अभी इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम है। DSSB के बच्चे हमें बताते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ, टीचिंग के बच्चे, पुलिस, वो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम के बच्चे हमसे कनेक्टेड होते हैं और वो यही बोलते हैं कि भैया हमारे पेपर ठीक नहीं हो रहे हैं, पेपर कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं। या जैसे मैं आपको बताती हूँ, राजस्थान की एक स्टोरी है जिसमें एक लड़के ने दहेज लिया अपने ससुराल वालों से, उसने 20-25 लाख रुपया लिया, उस एक लड़की से शादी करी और वो 20-25 लाख रुपया उसने पैसा दे दिया कहाँ पर? किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी डीलर को जो बीच में दलाल होते हैं, कि भैया मेरी नौकरी लगवा दो। ये तलक हो रहा है कि शादी कर रहे हैं, दहेज ले रहे हैं और उसको पैसा आगे दिया जा रहा है। ये पूरी न्यूज है, आप देख लेना, आप सर्च करना राजस्थान के नाम से आपको पूरी न्यूज मिल जाएगी। और इतनी हद तक मतलब लोग जा रहे हैं कि नौकरी पानी है, हमको तो नौकरी करनी है कैसे भी करके, सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन सिस्टम इतना खराब है वो नहीं, जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिल रहा।
एग्जैक्टली ये सही है कि जो कैंडिडेट दावेदार है उसको नहीं मिल रहा है, और जो भी कैंडिडेट अपना जैसे भी उसका कोई जुगाड़ है या वो कुछ पैसा दे रहा है जैसे भी है उसकी नौकरी अपना लगे जा रही है, उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, वो बच्चा यहाँ आएगा भी नहीं ना। आप खुद सोचो ना, जिसने पैसा दिया है या जिसने कुछ ऐसा सेटिंग कर रखी है वो आएगा ही नहीं। ये जो यहाँ तुम्हें हजारों की बीच भीड़ दिखाई दे रही है सब वो बच्चा है जो फेयर एग्जाम चाहता है, जिसको ये है। हो रहा होता तो सर आज इतनी जनसंख्या यहाँ पे नहीं होती। आपको पता ही है कि सर इससे पहले टीसीएस थी। टीसीएस हमने क्यों बदलाव के लिए बात करी कि हमें बदलाव चाहिए, टीसीएस था अच्छा करा रहा था। तो इससे तो जब हमने कहा कि नहीं इसका हमारे पास फेयर एग्जाम चाहिए तब इन्होंने एजुकेटिव को दिया। एजुकेटिव में सर आप देखो कि इनके पास सेंटर तक नहीं है। जब सेंटर जिसके पास नहीं है, और ये पहले से आप भी देखोगे तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे दे दिया। चलो अब वो हो गया कि आपने ब्लैक लिस्टेड को दिया कि अब वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सर इतने सारे सेंटर दूर देना, 1000 किलो 1500 किलोमीटर दूर, ये कोई तुक नहीं है। चलो आपने दिया और बच्चा एक पहुंचता और सेंटर के बाहर लगा दिया जाता है कि आज एग्जाम कैंसिल हो गया, तो उस बच्चे पे कैसी बीतती होगी कि जो तैयारी कर रहा है। पैसा तो सेकेंडरी हो गई सर, एक बच्चा होता है ना वो तैयारी करता है, उसका जब मनोबल टूट जाता है ना तो अगली बार उसके उठने के लिए ही 5 से 6 महीने लग जाते हैं। उसके घर वाले भी कहते हैं कि इस तरीका से चल रहा है तो ये तैयारी की क्या जरूरत है। देखो एसएससी का एक आपका ये सेंटर लेवल की जॉब है, ये सब हमारे स्टूडेंट्स ही हैं। सेंटर लेवल की जॉब है, उसमें बच्चे से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी हीरोइन की कितनी हाइट है। मतलब बच्चे को क्या मतलब है कौन सी हीरोइन की कितनी हाइट है, भैया वो इंची टेप लेकर थोड़ी ना नापने जा रहा है वहाँ। सर मैथ्स का क्वेश्चन था, एक की 5'11" ऑप्शन क्या थे, 5 फुट 11 इंच में से किसकी हाइट है, दीपिका पादुकोण की है, कैटरीना कैफ की है। मतलब एक तरफ हम बच्चे को कह रहे हैं कि भैया तुम अपना दिमाग लगा लो, यहाँ पढ़ लो, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। मैम ने जो बोला ऊपर से जो आपका ये क्वेश्चन है तो उसमें बच्चा क्या सोचेगा, अरे भैया अगले साल फिर पूछ लेगा कोई ऐसा क्वेश्चन, ले मैं मूवी देख लेता हूँ, अगली बार वो किसी मूवी का क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मूवी का भी गाने वाने का कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ये डायलॉग किस मूवी का है, ये किसने ऐसा स्टेप नाचा था, है ना। मतलब आगे जाके वो वाला है कि अपना कुछ भी अपना उसमें स्टेप चला दो, ये वाला डांस स्टेप कौन सी, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है ना पेपर अब तो, है ना। तो एक GIF बना देंगे कि भैया कोई वायरल आपका डांस स्टेप हुआ था, अब बच्चा हमारा डांस स्टेप देखेगा या पढ़ाई करेगा अपनी, वो वाली चीज है। तो जब तक फेयर एग्जाम कमेटी नहीं होगी ये चीज किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगी। तो आपसे मैम ये मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज तो खूब है, संडे है, बच्चे आए हुए हैं, तो क्या ये जो प्रोटेस्ट है ये आगे भी जारी रहेगा? देखो हम ये चाहते हैं कि बच्चों का समय खराब नहीं होना चाहिए। बच्चे तो तैयार हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम जितने दिन चलेगा हम करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे छोटे भाई बंधु जो है ना उनके लिए आसानी हो जाएगी कि भैया उनका पेपर फिर आराम से हो जाएगा। एक बच्चे ने खुद मेरे को बोला, मैडम हम लोग रेलवे भवन के सामने थे और हम वहाँ पर ALP के एग्जाम के बारे कवर कर रहे थे, बोले मैडम मैं यहाँ खड़े होकर सुसाइड करूंगा, मैं मरूंगा यहाँ खड़े होके। तो मेरे जो छोटे बहन भाई है ना, ये जितने भी यहाँ धूप में खड़े हुए हैं ना, जितने भी यहाँ गर्मी में मर रहे हैं ना, इनको अच्छे से एग्जाम करने को मिलेगा, मैं यहाँ खड़े होकर मरूंगा। उस बच्चे को हमने कम से कम आधा घंटा समझाया, हमने उसके हाथ पैर जोड़े, भैया यहाँ कुछ मत करो, यहाँ कुछ मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मरने से तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सारी चीजें हम बच्चों को समझानी पड़ती हैं। तो हमारा भी काम ना पढ़ाने का है, हमारा काम पढ़ाने का है, बच्चे का काम पढ़ने का है ना। बच्चा सुसाइड जैसी चीजें सोच रहा है या बच्चा अपने आप को परेशान कर रहा है, वो डिप्रेशन कर रहा है, अरे जिसके घर में मतलब तनख्वाह ही इतनी कम है, उसके घर में उसकी माँ बेचारी मजदूरी कर रही है, उसका बाप बेचारा जैसे तैसे करके केले बेच बेच के मतलब बच्चे अपने पढ़ा रहे हैं वो, और उसमें फिर क्या बोलते हैं, अरे ये तो भैया इनके तो बिजनेस चल रहे हैं, भैया केले बेचने वाला कितना पैसा कमा लेगा, वो क्या करवा देगा तुम्हारे अपने बच्चे से, और तुम अपना करोड़ों रुपया अपनी जेब में खर्च लेके बैठे रहते हो। उसके बाद में बच्चों के लिए जो देश का युवा देश को चला रहा है, जो नींव है देश की, जो किसी भी कंट्री की नींव होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और वो बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एग्जाम के लिए बच्चा डिपेंड है। ये सब मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं, ये सब पुअर क्लास वाले। आपने देखा है कभी अंबानी के बालक ने कोई पेपर दिया हो? नहीं ना, वो कभी उनको मतलब भी नहीं है। सर जो अमीरों के बच्चे हैं ना, उनको कोई मतलब भी नहीं है कि भैया वो कोई एग्जाम देंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में बच्चे बोलते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उनको वही चल रहा है बच्चों के साथ में कि किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब तक ये फेयर एग्जाम कमेटी नहीं आएगी, आप कोई कंपनी लेके आ जाओ, आप TCS ले आओ, आप एडीक्यूटी ले आओ, कोई भी कंपनी आप लेके आ जाओ, ये जब तक चीजें खत्म नहीं होंगी, जब तक एक फेयर एग्जाम कमेटी नहीं बनेगी, वो सरकारी लोगों की ही होनी चाहिए, वो चाहे उसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर हो, रिटायर्ड जज हो उसमें। ये 6 महीने पहले मैं इकलौती यूट्यूब पर टीचर थी जिसने इस बात को उठाया था, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी मेरी बात, सबको लगा रहे फेयर एग्जाम कमेटी जैसी कुछ नहीं होती, सरकार नौकरी निकालती है, टेंडर कंपनी के पास जाता है, लेकिन कंपनी में तो लोग बैठे ही है ना करप्ट। आप सर्टिफिकेट दो ना लोगों को, आपके पास कुछ तो होता है ना, आप हर साल कुछ ना कुछ अवार्ड देते हो लोगों को ईमानदारी का। तो ऐसे ही जब देश की हमारे की नींव इस चीज पे रखी हुई है, तो उस चीज के लिए आप बात करो ना भैया, आप डिसाइड करो, ये लोग हैं और ये डिसाइड करेंगे किसको कैसे एग्जाम कराना है। ठीक है,
तो आरती कह रही हैं कि जब तक फेयर एग्जाम कमेटी नहीं बनेगी बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा, लेकिन ये भी सलाह दी है कि बच्चे एग्जाम दें, यहाँ पर ज्यादा धरने पर ना रहें। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, इसमें न्यूज़ एक 18। लाइन जोड़ लो सर प्लीज, एक जोड़ लो। दोस्त मैं आपका कर लूंगा, अलग से कर लूंगा, ये वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। प्रशांत मिश्रा है। और सर मैं ये बोलना चाहूँगा जो CGL 2024 एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 133 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं किया और उन लोगों ने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है। तो सर ये कैसे हो गया कि प्री एग्ज़ाम आपने पेपर ही नहीं दिया है और आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर रहे हो। जब RTI से SSC से ये रिप्लाई मांगा गया कि ये 133 बच्चे कहाँ से आए हैं तो उन्होंने कह दिया कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ये RTI एक्ट 2005 का वायलेशन है। सर ये कहाँ से वायलेशन हो गया सर मेरा 344 मार्क्स है 20 जनवरी वाली शिफ्ट में मेंस में, और सर मेरा घट के 320 नंबर रह गया। सर कैसे हो सकता है ये? 18 तारीख जो मेंस 18 में हुआ है उनके लोगों के 95 नंबर बढ़े हैं। सर 390 नंबर के एग्जाम में अगर आप 100 नंबर 95 नंबर बढ़ा रहे हो सर, तो फिर हम क्या करेंगे सर? आप मना कर दो सीधे सर। 31 तारीख को भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, बट जब टीचर्स ने स्टूडेंट को नहीं बुलाया था, सिर्फ टीचर्स ने किया था, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो तब भी उन्होंने बोला था, पर सीजल एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, अब हमारी परसों ही आंसर की आई है स्टेनो की। उस स्टेनो में तो बिल्कुल बहुत कम बच्चे होते हैं, मतलब लगभग सीजीएल से 10% भी नहीं बच्चे बैठते हैं जितने स्टेनो में बैठते हैं, और उनके आंसर की इतनी गलत आंसर किए, उसमें इतने गलत क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं है, कुछ क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन में रीजनिंग के ऑप्शन आ रखे हैं, फिगर वाले क्वेश्चन में फिगर नहीं है, बहुत ही गलत तरीके से पेपर हुआ है। और इस तरीके से अगर सीजीएल भी होगा फिर तो मतलब 30 लाख बच्चों का फ्यूचर ही बहुत खत्म। मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर, और मैं 4 साल मतलब 3 साल से तैयारी कर रही हूँ, मेरा 3rd अटेम्प्ट है, पर मेरा लास्ट है, इस बार मैं और नहीं करूंगी। तो मैंने इस बार इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी, बट अब ये सुनने को मिल रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो बहुत गलत है ये तो अब क्या इसका सोल्यूशन क्या है, क्या चाहती है सरकार से? सर सब टीचर्स और सब स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि एक एग्जाम हो रहा है, फेयर तरीके से एग्जाम हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो, कोई भी ऐसे स्टूडेंट ना सिलेक्ट हो जाए कि भाई वो उसने तैयारी नहीं करी है, वो डिजर्विंग नहीं है, वो आ जाए। जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, जो इतना एफर्ट्स दे रहा है उस चीज़ में, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको भी कोई फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस टीचर्स की ये उम्मीद है कि सीजल अच्छे से हो, और अगर वैसे सीजल तो होने वाला है नहीं इतनी जल्दी, अब सितंबर में स्टार्ट है, और इस तरीके से हुआ तो फिर तो बहुत गलती हो जाएगा सीजल, इतने सारे बच्चों का फ्यूचर खत्म। तो ये तानिया हैं जो कह रही हैं कि जो सिस्टम है वो गलत है और उसकी वजह से हजारों बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। कैमरामैन जगदीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।